स्पेशली गुप्तकाल और वाकाटक वंश को देखेंगे डियर। और ये स्पेशली यूथ कंपटीशन के एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक के अंतर्गत गुप्त वंश को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों का नाती के रूप में आपका संदर्भित किया गया है। तो स्पेशली जो है वो समुद्रगुप्त को हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएंगे। काफ़ी फेमस उपाधि है ये। यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र का जो है वो कहा जाता है। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसी वजह से समुद्रगुप्त को लिच्छवी जो है वो दोहित्र कहा जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के जो वो महत्वपूर्ण अवशेष है। तो गुप्त काल के हैं। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। अगला देख सकते हैं राजा प्रवर सेन के जो है वो बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। यहाँ पे पहला देख सकते हैं कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित विचार करने हैं। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। दूसरा पॉइंट में है कि उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक था। अगला है कि वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो स्पेशली करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो है वो आपको प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी जो राइट हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम आपका वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का पुत्र और उत्तराधिकारी था। विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना की थी, परंतु स्वतंत्र होते हुए भी विंध्य शक्ति एक छोटा राजा था। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना वस्तुतः विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने की थी। यही कारण है कि प्रवरसेन को वाकाटक वंश का जो है वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रवरसेन का जो है वो साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था और पुराणों में प्रवरसेन को प्रवीर कहा गया है। इसलिए जो है वो उत्तर एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि प्राचीन जो है वो भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग का कहा जाता है। तो ये गुप्तों का कहते हैं। सी जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि प्राचीन काल में गुप्त वंश का शासनकाल जो है वो 319 से 555 यानी 550 ईस्वी पूर्व है। स्पेशली यहाँ पे 319 से 350 है। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय जो है वो कला साहित्य और धर्म में आपका भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की और गुप्त वंश के शासकों का क्रम श्रीगुप्त है। घटोत्कच हो जाएंगे 275 से 319 ईस्वी का और चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे 319 से 335 का। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं 335 से 375 का और 375 से 415 तक समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। कुमारगुप्त आते हैं 415 से लेकर के 455 में। स्कंदगुप्त का जो है वो टाइम पीरियड 455 से 467 हो जाएगा। आदि हो जाएंगे। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसके बारे में जानकारी इत्सिंग देता है। बयाना आपका दुर्ग का विष्णुवर्धन विजय स्तंभ गुप्त काल का ही है और गुप्तों के शासनकाल के अंतिम दौर में हुनों का आक्रमण हुआ, जिससे जो है वो गुप्त वंश विचलित हो गया था। यहाँ देख सकते हैं कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो गुप्ता डायनेस्टी से मानते गुप्ता पीरियड का है। तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो गुप्त हो जाएंगे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो गुप्त शासक के बारे में निम्नलिखित में कौन जानकारी देता है। तो इत्सिंग देते हैं। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गुप्त वंश ने अवधि से में आपका शासन किया था। तो ये अवधि आपका 319 से 550 हो जाएगा। तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पॉइंट में हम देख सकते हैं श्रीगुप्त या घटोत्कच को देखेंगे टॉपिक के रूप में यहाँ पे। और गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त उसके बाद हो जाएंगे। तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त वंश के शासकों को क्रम में लगाइए। तो स्पेशली हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पहले हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे और आपका जो है वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 राइट हो जाएगा, तो ई राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त आपका प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और उसने ही सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इतिहास में एक नए संवत यानी गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में चला हुआ यानी संवत था और चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, जबकि रजसिकों का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। समुद्रगुप्त को देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक के रूप में, यहाँ डिटेल से देखते हैं। चीनी शोध के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने जो वो गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक दूत मंडल भेजा था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे स्मिथ जेवो महोदय द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के इतिहास का जो वो सर्वप्रथम स्रोत उसी का अभिलेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद स्तंभ कहा जाता है। यह लेख जो है वो मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह संस्कृत की जो वो चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। इस पर मुगल शासक जहांगीर का भी जो लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति की जो है पंक्ति संख्या 20 गुप्त राजा को कर देने वाले और उसके आदेश का पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। अगला देख सकते हैं समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है, तो स्पेशली प्रयाग प्रशस्ति में है, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, डी जे वो राइट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके जो वो सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, समुद्रगुप्त के बारे में देती है, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो ये जहांगीर का मिलता है, ए जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की प्रशंसा यानी रचना की थी, तो ये हरिसेन जी हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे। अगला देख सकते हैं हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, फर्स्ट राइट है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, तो ये राइट नहीं है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, देख सकते हैं। पहला यहाँ देख सकते हैं कि यह गुप्त साम्राज्य को विविध जो राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अभिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया जो प्रस्तुत करता है, तो स्पेशली ए जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ देखेंगे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश को, तो धनंजय स्पेशली जो वो कुअस्थलपुर के थे और नीलराज जो है वो अवमुक्त के थे और उग्रसेन जो है वो पालकक के थे और विष्णु गोप जो है वो काशी के हो जाएंगे।
तो 3142 राइट हो जाएगा। तो 31 जो है वो 42 बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य देख सकते हैं। महेंद्र जो है वो आपका कौशल से, धनंजय जो है वो कुस्थलपुर से है, नीलराज जो है वो अवमुक्त से है, उग्रसेन जो है वो पालकक से हो जाएंगे, विष्णुगुप्त जो है वो काशी से हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो ये स्पेशली जो है वो याद रखिएगा, महेंद्र हो जाएंगे, कौशल के शासक सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। तो ये स्पेशली आपका कश्मीर नहीं था और बाकी अन्य थे, डी राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसकी माता का नाम कुमार देवी था जो लक्ष्मी राजकुमारी थी। इसे जो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को तुष्ट जैव होने पर कुबेर एवं जैव कुबेर तथा रुष्ट होने पर यम के समान बताया गया है। इसने लगभग जो भारत के सभी शासकों को हराया था। प्रयाग प्रशस्ति में साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, असम और दक्षिण भाग के राज्य सम्मिलित थे। पृथ्वी वया प्रथम वीर की जैव उपाधि समुद्रगुप्त से जोड़ा जाता है। उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर राजाधिराजु पृथ्वी विजित्य दिव जयतया गृहित वाजी मेद यानी स्पेशली संस्कृत में लिखा हुआ है। वह सम्राट भूमंडल की विजय करके स्वर्गलोक की विजय करता है। तो स्पेशली अंकित है सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अतः वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को निपुण मूर्तिकार नहीं बताया गया है। देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित में से कौन से सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो आपका वीणा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे है तीक्ष्ण और परिष्कृत बुद्धि था, निपुण मूर्तिकार नहीं थे, उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुतियाँ भी थी, प्रभावशाली काव्य निपुणता भी थी। सारे सही है लेकिन बी जे वो राइट नहीं है। बी जे वो आपका राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। देख सकते हैं पृथ्विया जो वो प्रथम वीर उपाधि है। तो स्पेशली जो टाइटल था तो ये समुद्रगुप्त को दिया गया था। तो स्पेशली जो वो यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न पर विवाद होने के कारण आयोग ने इसे प्रश्न पुस्तिका से बाहर कर दिया था। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को देखेंगे तो किस जो वो गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड थे। रामगुप्त एक कमजोर राजा था। रामगुप्त शकों द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। अतः जो इस अपमानजनित संधि के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित कर दिया। यहाँ देख सकते हैं शक विजेता किसे माना जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है, सी राइट हो जाएगा। पश्चिमी तट पर निवास करने वाले शक जाति के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और रजत सिक्के जारी किए जो उसके शक विजय का सबसे प्रबल प्रमाण है, जो 30 से 33 ग्रेन का होता था। भारतीय अनुश्रुतियों में उसे सकारी के रूप में स्मरण किया गया है। वान ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय का उल्लेख किया है। अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विरुद्ध उसका जो अभियान 388 से 401 ईस्वी के बीच हुआ होगा। समुद्रगुप्त को देवगुप्त, देवराज और देवशी कहा जाता है। इसे परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। हालांकि उसने गुप्त राजाओं से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम जैव राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा दूसरी राजधानी उज्जैन थी, मध्य प्रदेश का। अगला देख सकते हैं
यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन जो है वो सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो सेकंड भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो चंद्रगुप्त सेकंड का था, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला कि फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण किया, तो चंद्रगुप्त सेकंड का किया है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी थी, तो उज्जैन थी, ए राइट हो जाएगा। और अगला देख सकते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय किया था फाहियान ने यात्रा, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन आरूढ़ हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड थे, तो यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत भी चलाया था, जो गुप्त संवत नाम से प्रसिद्ध है। इसी संवत का प्रयोग उसके वंशजों ने किया, और प्रश्न के अनुसार 319 प्लस 56 अगर करते हैं तो जोड़ने पर 375 ईस्वी होती है, यानी आती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है, जो 415 ईस्वी तक चलता है चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसकी मृत्यु पर वह शासिका संरक्षक बनी और चांदी का सिक्का जारी करवाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, यानी सेकंड ही था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 जो है व्रत निवास करते थे, इसमें जो है वो जिसमें शपनक फलित ज्योति से संबंधित थे। कालिदास और अमर सिंह गुप्त कालीन जो है वो प्रसिद्ध विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों से किया, जिसमें जो वो नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। ठीक है। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया, तो रुद्रसेन सेकंड हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त